नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, मैं किसी भी टॉपिक को दो तरीके से आपको करा रहा हूं। एक मेंस के दृष्टिकोण से और दूसरा पीटी के दृष्टिकोण से। मैं अलग अलग इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। एक वीडियो से आप पूरे पीटी के पॉइंट को क्लियर करेंगे और दूसरे वीडियो से आप मेंस के दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वह पीटी स्पेशल होगा। अर्थात हमने पीटी स्पेशल क्लास में इससे पहले 5 क्लास हमने करा दिया है। अर्थात 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट को से लेकर और 1947 तक के अधिनियम को हम लोगों ने 5 क्लास में काफ़ी बेहतर तरीके से कर लिया है। आज का जो हमारा क्लास होगा यह 6ठे नंबर का क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। बट सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, प्रस्तावना कुछ नहीं है। प्रस्तावना संविधान का ना सारांश है। बहुत शॉर्ट में समझिए। वैसे मेंस की क्लास में हमने इसे काफ़ी विस्तार से बताया है, बट आप यहाँ समझिए कि प्रस्तावना ना संविधान का सारांश है और इसमें मूल्यों का ना वर्णन किया गया है। अर्थात ताकि स्पष्ट हो जाए कि हमारा संविधान किन आदर्शों और लक्ष्यों पर आधारित है। जैसे न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, बंधुत्व हो गया। अर्थात ये हमारे राष्ट्र की ना आत्मा को दर्शाने का काम करते हैं। अब चलिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखने का प्रयास करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे ना मिलाने के लिए आ जाता है। जैसे आपको दे देगा सीरियल वाइज प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो आपको ना क्रम में मिलाने के लिए दे देगा कि सबसे पहले ना कौन सा शब्द है। इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसको क्रमवार आप याद रखिएगा जिस क्रम में यह दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए यहाँ भी आपको पूछ देगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरीके का न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सा है? एक विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। मतलब आपको ना किसी भी तरीके का विचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपना अभिव्यक्ति ना दे सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। आप किसी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, आपके विश्वास करने पर कोई रोक नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानिए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। आपको जैसे उपासना करना है, पूजा पाठ जो करना है आप करिए, कोई रोक नहीं है। मतलब इन तमाम प्रकार की ना स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। तो पूछेगा कि इस प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आप बोलेंगे 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। अब देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि पीटी में किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, चाहे समता की बात की गई है, तो आप कहेंगे ना 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, मतलब वो भारतीय प्रस्तावना में, तब आप कहेंगे 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एजत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा कि हमारे संविधान को ना कब अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है
कि यह संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। देखिए आपसे पूछेगा कि हमारा संविधान पूरी तरीके से अमल में कब आ गया, तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए भले ही संविधान 1949 में बना लिया गया था, लेकिन उसे लागू यानी पूरी तरीके से अमल में ना 26 जनवरी 1950 को ही मतलब किया गया था, ताकि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। देखिए प्रस्तावना क्या है, तो देखिए इसको आप देखेंगे कि प्रस्तावना का मतलब परिचय या भूमिका से है। यह संविधान का ना सूक्ष्म रूप है। यह उन मुख्य उद्देश्यों और आदर्शों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है। अर्थात पूरे संविधान की ना जो प्रस्तावना है ना वो आत्मा के रूप में काम करती है। यदि पूरे संविधान को समझना हो तो आप प्रस्तावना को पढ़कर ना समझ सकते हैं। जैसे एक किताब को पढ़ने से पहले जब उसकी भूमिका को पढ़ लेते हैं तो लगभग किताब का ना आप भाव समझ जाते हैं। वही काम प्रस्तावना का करता है। देखिए यहाँ से पीटी का कोई क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ बनाना चाहे तो जरूर बन जाएगा कि हमारे प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। इस तरीके की लाइन बन सकता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है पीटी में। चलिए नेक्स्ट, प्रस्तावना कब बनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारी प्रस्तावना जो है वो किसके मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। तो आप कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था उसी पे हमारा प्रस्तावना ना आधारित है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि इसे कब पेश किया गया था संविधान सभा में, तो आप कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है पीटी के दृष्टिकोण से। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसे कब स्वीकृत किया गया था, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, कि यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। मतलब तीनों प्रकार के पॉइंट को ना आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, प्रस्तावना की जरूरत क्यों। वैसे पीटी के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना प्रस्तावना को सिर्फ पढ़कर यह समझ सके कि हमारे पूरे संविधान का ना दर्शन क्या है। अब देखिए क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य, आदर्श और दिशा को ना बिल्कुल क्लियर बताती है। मतलब यह नागरिकों को बताती है कि हमारा देश ना किस थॉट पर चलेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। प्रस्तावना ना यह बताने का या इसको चलाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, तो आप कहेंगे प्रस्तावना ना अमेरिकी संविधान से लिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आप यहाँ जान लीजिए, दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों के संविधान में ना प्रस्तावना पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे पीटी में पूछेगा नहीं, बट मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बता दिया कि 150 से अधिक देशों के संविधान में ना प्रस्तावना का उल्लेख है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इस तरीके से बहुत सारे देशों के संविधान में है। नेक्स्ट पॉइंट, अब प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ। चलिए इसको काफ़ी संक्षिप्त में हम लोग देख लेते हैं। वैसे कभी कभी पीटी में प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे एक बार देख लेना जरूरी है। वैसे मेंस में हमने काफ़ी इसे विस्तार से देखा था, बट यहाँ काफ़ी शॉर्ट में देखेंगे। चलिए, हम भारत के लोग, अब इसका मतलब क्या है। मतलब हमारा जो संविधान है ना, किसी राजा या किसी विदेशी सत्ता ने नहीं बनाया है, बल्कि भारत के जनता ने खुद अपने लिए बनाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब भारत के लोग इस संविधान के शक्ति का स्रोत हैं। नेक्स्ट, संप्रभुता। मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले में ना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब हम किसी विदेशी के अधीन नहीं हैं। भारत अपना निर्णय स्वतंत्र होकर खुद ले सकता है। हमें कोई मतलब आंतरिक और बाह्य तौर पे ना मतलब हस्तक्षेप हमारे मामले में नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, समाजवादी। देखिए, शासन व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी वर्गों को विकास के लिए उचित वातावरण और परिस्थितियां प्राप्त हो, जिसमें आर्थिक असमानता न्यूनतम हो, मतलब कम हो।
अब देखिए हमारा देश ना आर्थिक और सामाजिक समानता की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। समाजवादी का अर्थ यही है, मतलब जो ना कोई बहुत अमीर हो ना कोई बहुत गरीब हो। बिल्कुल संक्षिप्त में इसको आप समझिए। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता। अब देखिए राज्य का कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। अर्थात सरकार किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगी, बल्कि हमारे देश में जितने भी धर्म है ना सभी को समान रूप से मतलब सम्मान देगी, समान रूप से उसके साथ बिहेव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक। देखिए लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के लिए जानी जाती है। अब देखिए यह देश जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। अर्थात हर व्यक्ति को ना वोट देकर ना अपने हिसाब से व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए गणराज्य। अब देखिए गणराज्य क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक या वास्तविक प्रमुख जनता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है तथा वह वंशानुगत नहीं होता है। मतलब भारत में कोई राजा नहीं होगा इंग्लैंड की तरह, मतलब देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, वह भी कहीं ना कहीं चुनाव द्वारा ही चुना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त हो जिससे वो अपना विकास कर सके। अर्थात हर नागरिक को ना विचार करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, धर्म और अपना जीवन शैली को ना अपनाने की ना पूरी तरीके से आज़ादी है। मतलब हम तब तक अपनी स्वतंत्रता का लुत्फ उठा सकते हैं जब तक आप संविधान की मर्यादा में रहेंगे, मतलब मर्यादा का आप उल्लंघन नहीं करेंगे, तब उस सीमा तक ना आपको बिल्कुल स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा भेदभाव की समाप्ति हो। अर्थात सभी को ना इन तीनों प्रकार के मतलब एक प्रकार से न्याय मतलब मिलेगा। अर्थात उनको ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान अवसर और निष्पक्षता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, समता किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। अब देखिए आप अगर किसी व्यक्ति मतलब एक पॉइंट समझिए कि हर व्यक्ति को ना कानून, अधिकार और अवसरों के लिहाज से ना आप देखेंगे ना बिल्कुल बराबर माना जाता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे बहुत अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे संविधान के दृष्टिकोण से। बंधुत्व, सभी नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना होना। अर्थात देश में जितने भी लोग हैं ना एक परिवार की तरह एक प्रेम और सम्मान से रहें, जहाँ पे जाति, धर्म, भाषा की कोई मतलब नहीं है। मतलब जाति, धर्म, भाषा आदि से ऊपर उठ कर ना भाईचारे का मतलब विकास होना चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने शब्दों का अर्थ संक्षिप्त में समझ लिया। अब देखते हैं, देखिए पीटी में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग समझते हैं किस दृष्टिकोण में, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? अब देखिए क्या पूछेगा कि किस सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में मतलब किस वाद में यह बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपको याद रहेगा तभी आंसर आप करेंगे कि बेरूबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए 1960 के इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना केवल संविधान की ना भूमिका है, मतलब इसकी कोई कानूनी मूल्य नहीं है, इसलिए इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। लेकिन किस केस में कहा था? बेरूबारी वाद में 1960 में कहा था। आप देखिए नेक्स्ट जो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन में एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया, आपसे पूछेगा पीटी में कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अर्थात केशवानंद भारती वाद कब हुआ था? 1973 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए पहले जहां बोला था कि भाग नहीं है सुप्रीम कोर्ट, वहीं आप देखेंगे केशवानंद भारती वाद में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। मतलब 1973 में ना सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान के ना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यह संविधान की ना आत्मा है, आप इसका उपयोग संविधान की व्याख्या में कर सकते हैं। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट को जब भी ऐसा किसी संवैधानिक अनुच्छेद या किसी तथ्य में भ्रम की स्थिति होती है तो वह संविधान की प्रस्तावना के सहारा लेकर ही उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, मतलब व्याख्या करता है। अब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। तो जहां उसे प्रॉब्लम होती है तो प्रस्तावना का सहारा लेती है। इसीलिए वह कहती है कि जो प्रस्तावना है ना कि हमारा संविधान के मूल ढांचे का ना हिस्सा है, इसीलिए इसको यहाँ पे भाग मान लिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। आपसे देखिए क्या पूछेगा कि प्रस्तावना को किस अनुच्छेद के तहत संशोधित किया जा सकता है, तो अब आपका आंसर होगा 368 के तहत। अब देखिए, अगर मूल ढांचे का नुकसान न हो तो प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे देखिएगा 42वें संविधान संशोधन में 1976 में देखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। एक चीज को यहीं आप ध्यान रखिए कि प्रस्तावना में ना आप सकारात्मक चीजें ना जोड़ सकते हैं, मतलब सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा संविधान का जो मूल भाव है ना वह कमजोर हो। हाँ, मूल भाव को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि कैसे जोड़ा गया, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, एकता और अखंडता, इस तरीके की बातों को जोड़ सकते हैं जिससे मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचे। अब चलिए प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट, अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ना 73 शब्दों का वर्णन है। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आप मतलब ध्यान रखिए, एक बार पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि संविधान में एक बार संशोधन किया गया। देखिए पूछेगा कि हमारे संविधान में कितने बार, मतलब प्रस्तावना में पूछेगा, मतलब यहाँ पे प्रस्तावना समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया है, तो आप कहेंगे एक बार। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। देखिए यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि हमारे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को जोड़ा गया, तो आप कहेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। याद रखिएगा, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। चाहे पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना में, आप देखिए कि हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में कितने बार मतलब संशोधन किया गया, तो आपका आंसर होगा एक बार। याद रखिएगा, और एक बार किस लिए संशोधन किया गया था, इसी शब्द को जोड़ने के लिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता को। और कब किया गया था, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे ना मिनी संविधान संशोधन किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। जब भी कभी पूछेगा कि किसको मिनी संविधान संशोधन के तौर पे जाना जाता है, तब आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया था, तो आपका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को यह सिखाया कि हर व्यक्ति को ना आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का अधिकार मिलना चाहिए, और यही सोचना हमारी प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होती है। इस चीज को याद रखिएगा। चाहे कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो आप याद रखिएगा 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिए गए थे। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया था, तो आप कहेंगे रूस की क्रांति से लिया गया था। यह रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। देखिए रूस की क्रांति में ना जोर था कि गरीबों और जो मजदूर है ना उनको बराबरी का हक मिले, और यही विचार ना आप देखेंगे हमारे संविधान के प्रस्तावना में ना जोड़ा गया, अर्थात न्याय के रूप में जोड़ा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अंतिम वाचन में चुना गया। देखिए प्रश्न यहाँ क्या बनेगा कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा किस वाचन में चुना गया। देखिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि संविधान का ना 3 बार वाचन हुआ था, तो प्रस्तावना को संविधान के अंतिम वाचन में चुना गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्न देखिए किस तरीके से बनेगा कि संविधान मतलब हमारे मतलब कहने का मतलब संविधान का कितने बार मतलब वाचन हुआ था, आप कहेंगे 3 बार। अब प्रस्तावना को संविधान सभा के किस वाचन में चुना गया था, तो आप कहेंगे तीसरे अर्थात अंतिम वाचन में। अब देखिए प्रस्तावना को ना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से अपना लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। देखिए क्वेश्चंस कभी आता है कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा मतलब लागू किया जा सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। मिलाने में आएगा कि इसको मतलब ना आप मिलाइए इस तरीके के प्रश्न में। परिवर्तनीय मतलब लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब न्यायालय में जाकर डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट में कि इसे ना लागू करवाएं इसके मूल्यों को। नेक्स्ट पॉइंट,
प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 स्वतंत्रता का ना उल्लेख है। हम लोगों ने प्रस्तावना में ही देख लिया कि यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा कि हमारे प्रस्तावना में ना कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। वही विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप देखिए विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रस्तावना में ना 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब सामाजिक न्याय क्या है? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर ना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह सामाजिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय क्या होता है? मतलब हर किसी को रोजगार और जीवन यापन करने के लिए ना समान अवसर मिलेंगे, यह आर्थिक न्याय होता है। अब राजनीतिक न्याय क्या होता है? हर नागरिक को ना वोट और चुनाव लड़ने का बिल्कुल हक है, यह राजनीतिक न्याय है। संक्षेप में आप इसको वैसे समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना में ना 2 प्रकार की समानता, मतलब प्रतिष्ठा की समानता एवं अवसर की समानता का उल्लेख है। अब देखिए प्रश्न हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार की समानता की बात। अब देखिए प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है? देखिए हर व्यक्ति को समाज में ना बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? मतलब सभी को शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, मतलब तरक्की के लिए ना समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब अवसर के स्तर पे भी ना सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। तो इसको बोलते हैं अवसर की समानता। मतलब हमारे प्रस्तावना में ना 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं पीटी के दृष्टिकोण से। देखिए अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में संविधान की प्रस्तावना को उसका कुंजी कहा। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। सबसे मोस्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को उसकी कुंजी किसने बोला था? तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर। यदि थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन करने का प्रयास करेगा तो पूछेगा कि अपनी किस रचना में उन्होंने बोला था, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी रचना में उन्होंने यह बात को कही थी। अब देखिए प्रस्तावना को संविधान का कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे संविधान को ना खोलने वाली चाबी जैसी है। जैसे ताला को कैसे आप चाबी से खोल देते हैं तो ताला खुल जाता है, दरवाजा खोलकर आप रूम में चले जाते हैं, तो यह पूरे संविधान को खोलने वाला ना एक चाबी जैसा है। मतलब इससे हमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श और भावना का ना पूरी तरीके से झलक मिलता है। मतलब आपको प्रतिबिंब दिखाने का काम करती है, इसीलिए इसको ना संविधान की, मतलब प्रस्तावना को उसकी कुंजी कहा गया है। किसकी? संविधान की। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पीटी के दृष्टिकोण से, ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। देखिए आपसे पूछेगा कि किस व्यक्ति ने संविधान की, मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो आप ध्यान रखिएगा ठाकुर दास भार्गव द्वारा। इस फैक्ट को ना सीधे सीधे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 32 को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अब देखिए यहाँ दोनों 2 दृष्टिकोण से आत्मा कहा गया है, दोनों को हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। पहले इसको आप समझिए। देखिए क्योंकि अनुच्छेद 32 ना मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे आपको ना सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर यह अधिकार व्यर्थ हो जाए, चाहे नहीं रहे, तो संविधान केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। इसी दृष्टिकोण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना संविधान की, मतलब इसको आत्मा कहे थे, अनुच्छेद 32 को। जबकि ठाकुर दास भार्गव द्वारा ना प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रस्तावना में ना मूल्यों का ना समावेश किया गया है, अर्थात इन मूल्यों के आधार पे हमारे देश का ना एक प्रकार से शासन प्रणाली को चलाने का प्रयास किया जाएगा। इसी दृष्टिकोण से ना प्रस्तावना को आत्मा कहे हैं। कौन? ठाकुर दास भार्गव द्वारा। दोनों का मतलब आप बिल्कुल समझ गए कि ठाकुर दास भार्गव किस संदर्भ में आत्मा बोले थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसको बोले थे, मतलब संविधान की आत्मा। ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का आधार है। इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि किसने यह बोला था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का आधार है, तो आपका आंसर होगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बता दिया हूं, हो सकता है कभी पूछ दे कि संविधान का पहला पृष्ठ
किनके चित्र से आरंभ होता है? तो आपका आंसर होगा भगवान श्री राम के मतलब चित्र से आरंभ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे नहीं भी पूछे तो आपकी जिज्ञासा के लिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, संविधान में ना 1,46,000 शब्दों का मतलब समावेश है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी पीटी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे जान लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है। अब देखिए, ताकि देश के ना सभी वर्गों को संविधान में समझ आ सके, मतलब हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी उस समय ना प्रशासन की प्रमुख भाषा थी, अर्थात दोनों में होने से ना इसकी पहुंच लगभग और लोगों में ना मतलब हो जाती है। इसीलिए हमारे संविधान के मूल प्रति को ना हिंदी में भी लिखा गया और अंग्रेजी में भी लिखा गया। हो सकता है पूछ दे कि हमारे संविधान के मूल प्रति को कितने भाषा में लिखा गया था? मूल प्रति को याद रखिएगा तो 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। इसको आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किन्होंने बोला था? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पूछेगा कि किसने कहा था कि प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है और यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? तो आप कहेंगे के.एम. मुंशी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है और यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फूल है। इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। अब देखिए एक फैक्ट और याद रखिए जो आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह किसने बोला था? तो आप कहेंगे N.A. पालकीवाला। अब इस फैक्ट को आप ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पीटी में आने की संभावना काफ़ी होती है और इस तरीके के प्रश्न आता भी है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से जबकि विचार अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया था? तो भाषा शब्द का इस्तेमाल करेगा तो ऑस्ट्रेलिया। पूछेगा कि प्रस्तावना की विचार कहाँ से लिया गया था? तो आप कहेंगे अमेरिका। दोनों का डिफरेंस समझिएगा, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और विचार अमेरिका से लिया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, क्यों? क्योंकि वहाँ की प्रस्तावना ना काफ़ी ज़्यादा सरल और स्पष्ट है और इसीलिए हमने ना उसी तरीके की भाषा को ना एडॉप्ट करने का प्रयास किया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि विचार अमेरिका से लिए, देखिए क्यों? क्योंकि अमेरिका की प्रस्तावना ना वी द पीपुल से शुरू होती है, जैसे हमारी भी हम भारत के लोग से शुरू होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने आपको समझा दिया। अब दोस्तों हम लोगों ने प्रस्तावना को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से किया। कुछ पॉइंट और है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार प्रस्तावना संविधान की संचालन हेतु प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है। इसको आप वैसे ही ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमने उसी कथन को संक्षेप में यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप ऐसे ही लिख कर या नोट्स में आप लिख लीजिए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने बोला? ठाकुरदास भार्गव। संविधान का पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है, के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने बोला? N.A. पालकीवाला। देखिए इस प्रश्न को जो हम लोगों ने ऊपर में देखा है उसी को शॉर्ट में हमने यहाँ लिख दिया है। आप इसको इसी दृष्टिकोण से ना याद कर लेंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने बोला। इसी तरीके से ना इन पॉइंट को आप देख लीजिएगा। हम लोगों ने प्रस्तावना को पीटी के दृष्टिकोण से देख लिया। इवनिंग में हम लोग इसी चैप्टर को ना MCQ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और हम इसी टॉपिक को ना मेंस के दृष्टिकोण से भी कराए हैं, अर्थात विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से। यदि आप उसे भी देखना चाहेंगे तो जरूर देख लेंगे, वह वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।